वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का 10th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऑफ पी प्लस ट्वाइस एक्स वाई ऑफ क्यू इक्वल टू ट्वाइस एक्स जेड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हुए थे उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो कितने बार एग्जाम में आया है, देखो यहाँ ईयर लिखा है फ्रॉम द ईयर समर 2006 टू समर 16। नंबर ऑफ टाइम्स ईयर यहाँ लिखा है, देखो विंटर 8, विंटर 9, समर 10, समर 12, विंटर 12, समर 13, समर 16। अगर ये प्रॉब्लम फिर से एग्जाम में आता है तो आपको फुल मार्क्स आनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। तो चलो अब हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, अगर नहीं है तो ही कन्वर्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी उसी फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। देखो ये फॉर्म है, दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। ये है लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। चेक करो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या वो फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखो यहां पे ये जो सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन को यहां से कॉपी कर लेते हैं और ये हम इधर लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इक्वेशन यहां पे लिख दी है, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने आपको क्या कहा, ये जो गिवन इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो ये पी पी, ये जो ब्रैकेट है ना ये पी है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख लेंगे, कंपेयर इट विथ किसके साथ, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ कंपेयर करना है। तो हमें कैपिटल पी यहाँ पे मिल गया, ये जो पहला ब्रैकेट है ये कैपिटल पी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और कैपिटल क्यू क्या है, ये देखो ये स्मॉल क्यू का कोएफिशिएंट ट्वाइस एक्स वाई। ठीक है ना, ये कैपिटल क्यू है, एंड कैपिटल आर यानी इक्वल टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है वो कैपिटल आर है, दैट इज ट्वाइस एक्स जेड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें ये कैपिटल पी, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर का यूज करके लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है। क्या कहा, लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के देते हैं, dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाय आर। ये होता है लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये फॉर्म तैयार करना है, उसमें कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर पुट करना है। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, आप पूरा स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। तो देखो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे, dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाय आर। तो ये हमने लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। चलो अब यहाँ पे पी क्यू आर पुट करो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे dx बाई पी यानी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये dx बाय पहला फ्रैक्शन हो गया, दूसरा dy बाय क्यू, क्यू यानी ट्वाइस एक्स वाई एंड इक्वल टू dz बाय आर यानी ट्वाइस एक्स जेड। तो इस तरह से ये हमने लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब आपको क्या करना है, ये लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। पहला सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ u एंड दूसरा सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ v। इट मींस इनडायरेक्टली हमें दो कांस्टेंट्स फाइंड आउट करना है, और फिर एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस का यूज करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। देखो जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, फाई ऑफ u v इक्वल टू 0। हमें इस तरह का लास्ट में जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है, लेकिन उसके लिए u एंड v चाहिए।
ठीक है, जो कि दो सॉल्यूशंस होंगे। अब ये जो दो सॉल्यूशंस निकालना है, ये दो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें यही ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करना है। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज किस तरह से करना, ये पूरा चॉइस आपका है। मतलब देखो, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में टोटल 3 फ्रैक्शन है ना, ये dx का, ये dy का, ये dz का। तो ये 3 फ्रैक्शन का यूज करके ही आपको दो सॉल्यूशंस निकालना है। अब ये तीनों फ्रैक्शन के साथ चाहे तो आप एडिशन करो, चाहे तो सब्सट्रैक्शन करो, चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे तो डिवाइड करो, कुछ भी करो, चाहे तो आप मल्टीप्लायर का यूज करो, ठीक है ना। आपको ये तीनों फ्रैक्शन के साथ क्या करना है, ये पूरा डिसीजन आपका है। आपको एनी हाउ दो सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हम यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये जो 3 फ्रैक्शन है, ये 3 में से ये जो 2 फ्रैक्शन है आखिरी वाले, यानी dy और dz, ये दोनों फ्रैक्शन को हम ले लेंगे और उसके थ्रू पहला सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरे सॉल्यूशन में क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे। चलो, ये 2 फ्रैक्शन को हम यहाँ पे ले लेंगे, dy वाला और dz वाला। पहला सॉल्यूशन उससे मिलने वाला है, इसलिए सो सिलेक्ट पहला। दूसरा फ्रैक्शन क्या है, dy बाय ट्वाइस xy और यहाँ पे ट्वाइस xz है। ट्वाइस xy इज इक्वल टू dz बाय ट्वाइस xz। देखो, हमने लास्ट के ये जो 2 फ्रैक्शन थे dy dz वाले, ये हमने ले लिए। अब इससे कैसे सॉल्यूशन मिलने वाला है, बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है ना, उसको कट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 कटा, 2 कटा, x कटा, x कट गया। अब जो बच गया वो लिख लो। तो जो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ बचा है dy बाय y इज इक्वल टू, यहाँ बचा है dz बाय z। अब इसको इंटीग्रेट करो, अब इसको इंटीग्रेट करो तो हमें पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 बाय वाई डी वाई है ना। dy बाय वाई मतलब 1 बाय वाई इंटू डी वाई है ना। तो 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्टेप वाइज लिखो। देखो, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, स्टेप वाइज अगर करना है, तो आप ऐसा एक स्टेप लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जेड डी जेड, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log y और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log z। तो चलो हम लिख लेंगे log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ z प्लस यहाँ पे हम लिख लेंगे log ऑफ c1, यानी कांस्टेंट। ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इधर log है, इसलिए उसको भी हमने log के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। और अब एक काम करो, यहाँ पे log z को इधर शिफ्ट करो, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे log y माइनस log z इक्वल टू log ऑफ c1। अब देखो यहाँ पे log y माइनस log z, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ y बाय z ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ, कौन सा, देखो फार्मूला ऐसा है, log ऑफ a बाय b हमेशा log a माइनस log b होता है ना। log a माइनस log b log a बाय b होता है। तो ये देखो log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो log a बाय b के फॉर्म में लिख लिए। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये जो log है ये कट जाएगा और जो बचेगा वो लिख लो। तो यहाँ पे क्या बचा, y बाय z इक्वल टू c1। तो आपको पहला कांस्टेंट मिल गया। हमने कहा था ना दो सॉल्यूशन निकालना है, यानी दो कांस्टेंट्स निकालने हैं, तो ये पहला सॉल्यूशन यानी पहला कांस्टेंट निकल गया, ठीक है। बस यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में लिख लेना है कि पहला कांस्टेंट देखो किस तरह से लिखना, जरा समझ लो। तो देयरफॉर यहाँ पे u ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड है ना, इज इक्वल टू पहला सॉल्यूशन मिला y बाय जेड इक्वल टू c1, यानी हमने इनडायरेक्टली पहला सॉल्यूशन यानी पहला कांस्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए है, ठीक है। हमने आपको कहा था दो सॉल्यूशन यानी दो कांस्टेंट्स निकालना है, तो पहला सॉल्यूशन मिल गया जो कि इन द फॉर्म ऑफ u है। और अब बचा है v, क्योंकि हमने आपको कहा था कि फाई ऑफ u v, u और v, तो u हमने फाइंड आउट किया है, y बाय जेड आया है, और अब हमें v फाइंड आउट करना है। तो चलो v फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए आपको फिर से वही करना है, ये जो 3 फ्रैक्शन है, ये 3 फ्रैक्शन के साथ फिर से कुछ ना कुछ करना है। अब हमने क्या किए थे, पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए ये 3 में से ये 2 फ्रैक्शन लिए थे dy dz वाला, और उसको हमने लेके पहला सॉल्यूशन निकाले। अब एक बार आपने dy dz एक बार आपने ले लिए तो डबल आप नहीं ले सकते, अब आपको कोई दूसरे फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले 2 फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं, पहले 2 फ्रैक्शन के साथ कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। पहला और तीसरे फ्रैक्शन के साथ भी यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा।
हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लायर का यूज करते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लायर लेंगे एक्स वाई जेड, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, इसको वाई से, इसको जेड से, और उसके थ्रू फिर जो फ्रैक्शन आएगा उसको कोई और फ्रैक्शन के साथ हम कुछ ना कुछ यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसको अलग पेज में ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे यूज मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो दो फ्रैक्शन, ये देखो, ये जो तीन फ्रैक्शन वाला ये जो इक्वेशन है ना, क्या करो, पहले फ्रैक्शन को x से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को y से, तीसरे को z से, और ऐड भी करना है, एक साथ करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड भी करना है। मतलब न्यूमरेटर में ऐसा हो जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz, ऐसा करना है। ये हो गया न्यूमरेटर में। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा। न्यूमरेटर में हमने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई किए, प्लस इसको y से मल्टीप्लाई किए, प्लस इसको z से मल्टीप्लाई किए। अब डिनोमिनेटर में भी वही करना है, ये पूरे इसको x से मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको z से मल्टीप्लाई करो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये देखो है ना, ये पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। प्लस दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, ट्वाइस एक्स वाई है, तो इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक मिनट, तो ये हो जाएगा प्लस 2xy स्क्वायर, और यहाँ पे थर्ड इसमें हो जाएगा 2xz स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड का यूज किए हैं, और इसको बाद में इक्वेट कर लेंगे किसी फ्रैक्शन के साथ। किसके साथ इक्वेट करेंगे वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करो। देखो ये कहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है। सो एक्स डी एक्स न्यूमरेटर एज इट इज रखो, वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो x से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। इसको बाद में इक्वेट करना है क्योंकि हमें आगे सॉल्यूशन निकालना है ना, इसलिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, डिनोमिनेटर में ये एक्स क्यूब, देखो ये एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करो क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये प्लस 2xz स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस xz स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब ये तीनों में से x कॉमन ले लो, सो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और डिनोमिनेटर में से x हमने कॉमन ले लिए, तो x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। और अब इसको इक्वेट करने की बारी आ गई। अब इक्वेट करना है तो किसके साथ इक्वेट करना है, ये चॉइस आपकी है। मतलब ये जो तीन फ्रैक्शन है, तीन फ्रैक्शन में से या तो dy वाले फ्रैक्शन के साथ इक्वेट करो या तो dz वाले फ्रैक्शन के साथ इक्वेट करो, चॉइस आपकी है। चलो हम एक काम करते हैं, dz वाला फ्रैक्शन ले लेंगे, उसके डिनोमिनेटर में है ट्वाइस xz, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे dz बाय ट्वाइस xz, यहाँ पे भी dz बाय ट्वाइस xz, यहाँ पे भी dz बाय ट्वाइस xz। अब इसका क्या फायदा होगा देख लो। अब ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने गलत लिखे, तो ये हो गया ट्वाइस xz। अब यहाँ पे फायदा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये x और ये x कट गया, और अब जो बचा है वो लिख लो। तो देखो यहाँ पे क्या बचा है, न्यूमरेटर में एक काम करो, ये जो 2 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो, ये जो 2 है ना इसको इधर शिफ्ट करो, मतलब ये 2 इसके न्यूमरेटर में आके तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और राइट साइड में डी जेड बाई जेड। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ का जो 2 है इसको इधर शिफ्ट कर लिए न्यूमरेटर में। अब ये 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा 2x dx। अब ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उसका रीजन समझना, प्लस 2y dy प्लस 2z dz, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू डी जेड बाई जेड, ये देखिए। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो। क्या ये इंटीग्रेट हो सकता है? बिल्कुल इंटीग्रेट हो सकता है। कैसे इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे अगर आप देखो राइट साइड में डी जेड बाई जेड है, तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड, और लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन होगा कैसे? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
अगर आप न्यूमरेटर में चेक करेंगे तो न्यूमरेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या बोल रहे हैं? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ट्वाइस एक्स डी एक्स। तो ये देखो ट्वाइस एक्स डी एक्स। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ट्वाइस वाई डी वाई। ये देखो। और जेड स्क्वायर का क्या होता है? ट्वाइस जेड डी जेड। तो ये देखो, इसका मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। ऐसे में यहां पे इंटीग्रेट करते समय यहां पे हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। तो ये देखो इनडायरेक्टली हम यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा। दैट इज, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टेप वाइज अगर लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई डी वाई प्लस ट्वाइस जेड डी जेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में भी डी जेड बाय जेड। देखो यहां न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो अब इसका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। राइट साइड में भी वही है। राइट साइड में भी देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। यहां पे क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डीजेड होता है ना। देखो न्यूमरेटर में डीजेड लिखा है। इसके पहले भी देखो, इसके प्रीवियस पेज में देखो, प्रीवियस पेज में भी हमने जो इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेट करने के पहले अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 बाय वाई है। वाई जो है मतलब जो डिनोमिनेटर में वाई है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है डी वाई। ठीक है ना। ये देखो y का dy ऊपर है, z का dz ऊपर है। मतलब न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो तो इंटीग्रेट करते समय लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, लेकिन ये न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है तो फिर आप लॉग ऑफ डिनोमिनेटर नहीं बोल सकते। ये ध्यान में रखना। इसलिए वहां पे न्यूमरेटर में आपको कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करना है कि वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाए। तो हमने यहाँ पे ये जो हमने 2 को शिफ्ट किए ना, ये 2 को हमने क्यों शिफ्ट किए? हमने 2 को इसलिए शिफ्ट किए क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना था। क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का ऊपर ट्वाइस एक्स डी एक्स होना था, तो 2 नहीं था, इसलिए हमने इधर से 2 लाए। अब जाके यहाँ पे 2x dx 2y dy 2z dz हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान देना ये बात को। चलो राइट साइड में हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट हो गया। राइट साइड में यहाँ पे सीधा सीधा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ z, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ c2 ले लो। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2। अब क्या करो, ये लॉग z वाला टर्म इधर शिफ्ट करो, तो हम यहाँ लिख लेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ c2। अब ये देखो लॉग a माइनस लॉग b के फॉर्म में है, जैसा हमने इसके पहले के स्टेप में किए थे। लॉग a माइनस लॉग b लॉग a बाय b होता है। तो ये देखो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिनोमिनेटर में z, ठीक है, और राइट साइड में यहाँ पे लॉग ऑफ c2, ठीक है। लॉग a माइनस लॉग b के फॉर्म में था, इसलिए लॉग ऑफ a बाय b लिख लिया। अब ये लॉग लॉग कट जाएगा, ठीक है, और हमें दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड इज इक्वल टू c2। ये दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, और अब यही हमारा v है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर v ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड इज इक्वल टू c2। ये हमने दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लिया है। और इस तरह से जो हमने कहा था आपको कि हमें 2 सॉल्यूशंस निकालना है, पहला इन द फॉर्म ऑफ u, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ v। तो ये देखो पहले पेज पे हमने ये निकाले थे u जो कि मिला y बाय जेड यानी पहला कांस्टेंट, और दूसरा ये अभी अभी हमने निकाले v जो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड, और ये है दूसरा कांस्टेंट, ठीक है। दोनों सॉल्यूशंस मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये दोनों सॉल्यूशंस को यहाँ पे कलेक्ट करके एक जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको ये कहा था, फाई ऑफ यू वी इक्वल टू 0, इसमें हमें पुट करना है। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसके लिए एक नया पेज ले लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। सो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, नाउ जनरल
solution is, so जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, phi of uv इक्वल टू 0। ठीक है, तो phi of u क्या था, u था y बाय z, चेक कर लेंगे u, ये देखो u था y बाय z है ना, यानी पहला कांस्टेंट y बाय z, और v क्या था, v था जो अभी अभी हमने निकाले एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बाय जेड, तो हम यहां लिख लेंगे दूसरा सॉल्यूशन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बाय जेड और इक्वल टू 0, और इस तरह से ये हमने फाइनल सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। बस नीचे हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो ये हमने लिख दिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ध्यान में रखो, हम आपको फिर से बता देते हैं, ये नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक एग्जाम में आ चुका है, तो ये प्रॉब्लम को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। एग्जाम में अगर आया तो आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको बिल्कुल इसी स्टेप्स के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमने इस तरह से ये सॉल्व किए, ये पहला सॉल्यूशन निकला और फिर हमने ये दूसरा सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, समझ में आया, और फिर ये दोनों सॉल्यूशंस को हमने जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट किए। इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम पूरा आपको समझ में आया होगा। ये था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।